का अफ्रीका में स्टूडियो था। समहाउ अनफॉर्चुनेटली वो चल गया। आपने अभी पूरा जो स्टूडियो इंडस्ट्री का जो एरा था वही पूरा चेंज कर दिया। बच्चों की फीस के पैसे नहीं थे, अप्स एंड डाउन्स सब लोगों को आते हैं, मगर 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। कौन सा ऐसा डिसीजन है जो मतलब आपको बहुत हार्ड लगा था? स्टूडियोज सब जगह बंद हो गए, कम स्टूडियोज थे जो वो चले। सुबह 4 बजे उठना, डार्क रूम में जाना, 4 से 9 तक प्रिंटिंग, पूरा अंधेरे के वो जमाने में तो प्रिंटिंग यूनिट भी इधर नहीं थे, बाहर जाते थे सिंगापुर। हम कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं बट कई बार वो भी उल्टे पड़ जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत वर्स्ट रहा। जो भी फोटोग्राफर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगे। एक बिजनेसमैन होता है जो बैकग्राउंड में प्ले करते हैं, हम सिस्टम में रह के सिस्टम के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि हमें 80% अपने आप से लड़ना और 20% दुनिया से लड़ना। एक जर्नी है, एक प्रोफेशनल से लेके बिजनेस में। Welcome to Beyond the Blueprint. I am Chirag Gadia, your host for the show where we invite successful business owners who went beyond the traditional blueprint and achieved great success using technology and automation. हर एक business के पीछे there is a journey, there is a dreams, unseen challenges and a lots of hard work. So for the very first episode, we have Surat's most trusted name in photography, Mr. Rajesh, someone who's captured precious moments for the over the 3 decades. He leads a team of more than 100 people and runs 5 successful branches across the India. Rajesh has built a powerful brand known for the family, maternity and newborn photo shoots. तो आज हम जानेंगे कि कैसे राजेश सर ने अपने फोटोग्राफी बिजनेस को एक ट्रस्टेड ब्रांड बनाया और फोटोग्राफी की डायरेक्शन ही बदल दी. सो लेट्स गो बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट. तो हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं एंड जानते हैं कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे? जर्नी की शुरुआत एक्चुअल में मेरे फादर का मेडिकल स्टोर था, मगर मुझे मेडिकल फील्ड में उतना इंटरेस्ट नहीं था। और वही टाइम पे मेरे कजिन थे जिनका अफ्रीका में स्टूडियो था, और समहाउ अनफॉर्चुनेटली वो चल गया, कुछ हीटर चालू रह गया तो उसकी वजह से जो मेरे कजिन थे उनको उधर जाना पड़ा। तभी नया नया फोटोग्राफी मैं से सीख रहा था और वो टाइम पे सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई और वो जर्नी, वो जिम्मेदारी वहां से स्टार्ट हुई जो टिल प्रेजेंट तक चल रही है। ऑलमोस्ट आपको 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, राइट। सो इस 30 साल में आपका क्या अनुभव रहा कि लाइक आप पहले फोटोग्राफी होती थी, वीडियोग्राफी होती थी और अभी की जो जर्नी है, राइट, तो उसमें क्या डिफरेंस आया? फोटोग्राफी के अंदर पहले भी आर्टिस्ट की ही वैल्यू थी, एट प्रेजेंट भी आर्टिस्ट की वैल्यू थी। कुछ टूल्स चेंज हुए हैं, पहले एनालॉग था, अभी डिजिटल है, वो टाइम पे फिल्म था, अभी कार्ड है, तो टूल्स चेंज हुए हैं, मगर क्रिएटिविटी वहां ही है। कंफर्टेबल अभी ज्यादा हो गया, इजी ज्यादा हुआ, तो एक क्रिएटिव पर्सन को और बेहतरीन काम करने में या कुछ और सोचने का एक स्पेस मिला जिसे वो और बेहतरीन कर पाए। मुझे याद है कि पहले ऐसा था कि जब भी हम फोटोग्राफी करते थे फिल्म के अंदर, तो हमें 24 आवर्स 40 आवर्स के बाद तो मालूम पड़ी कि वो फोटोग्राफी सही है। तो मैन्युअली इट इज वेरी डिफिकल्ट, जो हम लोग डार्क रूम में काम करते थे। और अभी सब प्रोसेसिंग यूनिट भी चेंज हो गए, उसके बाद भी काफी चेंज आए। और आज ऐसा है कि लोग मोबाइल के अंदर भी फोटो खींच के एट प्रेजेंट ही तुरंत ही उनको मालूम पड़ जाता है कि मैंने जो पिक्चर लिया है वो खूबसूरत है या नहीं। तो वास्ट डिफरेंस है वो टाइम और ये टाइम में। मोबाइल से लोग अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो इससे आपका जो बिजनेस है वो कितना इम्पैक्ट हुआ है? क्योंकि पहले के जमाने में क्या था, फोटो खींचने के लिए हमको स्टूडियो में ही जाना पड़ता था। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। पहले फोटोग्राफी जो होती थी और मोबाइल के आने के बाद बिल्कुल बिजनेस और फोटोग्राफी इंडस्ट्री, जो भी फोटोग्राफर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगे। जैसे आपको पता है तो पेंटर थे और आज सब डिजिटल प्रिंटिंग होता है, तो पेंटर की वैल्यू कम हो गई। सब होर्डिंग्स पहले पेंटर डिजाइन करते थे, वो सब फ्लैक्स मशीन पे प्रिंटिंग यूनिट सब आ गए। वैसे फोटोग्राफी के अंदर भी मोबाइल आने की वजह से या डिजिटलाइजेशन से काफी इम्पैक्ट हुआ, मगर उसके साथ एक आशा की किरण और उसमें से सूरज ये निकला कि क्रिएटिविटी और अच्छी क्वालिटी लोगों के ध्यान में आई, उनकी डिमांड उस तरफ बढ़ने लगी और उनको एक नया रुख मिला आगे बढ़ने का। तो आज जो भी फोटोग्राफी होती है वो बहुत हाई स्किल लेवल की होती है पहले के मुकाबले।
और क्वालिटी में भी काफी कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। वैसी काम के लिए उनको आना ही पड़ता है प्रोफेशनल के पास। तो बिजनेस जो था उससे बेटर हो गया। वो जमाने में एक स्टूडियो था, ये जमाने में इतने स्टूडियो लेके बैठे हैं। समझ गया। तो आगे हम जानेंगे कि आपका सफर जो आपने इसमें भी ब्रांचेस और मल्टीपल रेप्लिकेशन एंड बिजनेस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस पे लेके आपने जो आगे किया है। बट और एक सवाल है मेरा कि आप है ना पहले बेबी फोटोग्राफी के लिए जाने जाते थे, जहां पर आप पोस्ट प्रोसेसिंग का जो काम है, लाइक जो लाइट रूम, फोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर से आप करते थे, राइट? सो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि जिस हिसाब से आप अभी सेट बना के काम कर रहे हो, जहां पर आप पूरा एक सेटअप क्रिएट करते हो, प्रॉप्स डालते हो, सारी चीजें करते हो। उस जमाने में एडिटिंग और अभी जो चीजें हो रही है उसमें आपकी इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस आया? क्योंकि पहले पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होता है। देखिए, पहले ऐसा था कि हम एवरी डे मेरा एक रूटीन था। सुबह 4 बजे उठना, डार्क रूम में जाना, 4 से 9 तक प्रिंटिंग, पूरा अंधेरे के अंदर वापस। एक रेड बल्ब चलता था, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करते थे। कलर प्रोसेसिंग के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। वो जमाने में तो प्रिंटिंग यूनिट भी इधर नहीं थे, तो सूरत से कोई जो अच्छे स्टूडियोज थे प्रोसेसिंग के लिए बाहर जाते थे, सिंगापुर, क्योंकि उधर मशीनरीज थी और नजदीक भी था। और वो सब प्रिंट करा के वो लोग बैग करके वापिस आते थे। फ्लाइट का खर्चा भी निकाल के वो लोग अच्छा अर्न करते थे। वो ट्रेंड चेंज होते होते इंडिया में भी प्रोसेसिंग यूनिट आए। उधर से जर्नी स्टार्ट हुआ। कलर प्रोसेसिंग यूनिट, स्पीड, मशीन की क्वालिटी, प्रिंटिंग की क्वालिटी, उसके अंदर भी चेंजेस आए कि मॉनिटर वाले प्रिंटिंग यूनिट आए, जो वो भी एक बड़ा फर्क था। उसके बाद जैसे ही डिजिटलाइजेशन हुआ, पुरानी चीजें हटके प्रोसेसिंग एकदम इजी और बिल्कुल नजर के सामने होने लगा कि जो दिखता है वही प्रिंट में मिलता है। अभी फर्क ये आया कि वो प्रोसेस करने के अंदर हमें ह्यूमन को आधा दिन या पौना दिन, कोई भी बंदा होगा, उसका क्लैरिकल के लिए निकलता था, जो आज वो 0 हो गया है या 10% ही है। अभी वो जो टाइम बचता है वो इतना इम्पोर्टेंट है जिसमें वो बेहतरीन क्रिएटिविटी की कोई चीज करे। जैसे अच्छे गारमेंट बच्चे के लिए हम लोग बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े मास्टर जी से बनाते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन निकालते हैं। तो ये टाइम हमारा जो बचा वो हमने इधर यूटिलाइज किया। सेट कैसा होना चाहिए और कलर्स क्या होने चाहिए, वो जो क्वालिटी है उससे बेहतर क्वालिटी का स्कोप मिला। तो ये सबसे बड़ा फर्क हुआ उसके अंदर। आपको इन सब चीजों में, आप मेरे ख्याल से अगर नंबर ऑफ शूट वाइज देखे, या तो बेबी फोटोग्राफी में देखे, या तो मैटरनिटी शूट में देखे, आपने अभी पूरा जो स्टूडियो इंडस्ट्री का जो एरा था वही पूरा चेंज कर दिया, राइट? आपने सेट्स बनाना शुरू किया, आपने छोटे छोटे प्रॉप्स लगाने शुरू किए, जिससे कोई बैकग्राउंड एडिटिंग से लेके सारी चीजें निकल जाती है आपके हर ब्रांच पे। जैसे आपने बताया अभी कि आपके पास मास्टर जी है, तो ये सब ख्याल आपको कैसे आया कि भाई ये सब चीजें मुझे करनी चाहिए ताकि मैं इस चीज को ज्यादा से ज्यादा स्केल कर सकूं? या तो अभी आप जैसे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा शूट करते हैं आप बेबी फोटोग्राफी में, वर्ल्ड में कोई नहीं करता है, और आपके पास 5 ब्रांचेस है। तो ये ख्याल कैसे आया कि मुझे ऐसा कुछ करना है इस इंडस्ट्री में? आप हालांकि 30 साल से इस इंडस्ट्री में हो, बट पिछले 5 साल से मेरे ख्याल से ये सब चीजों पे आपने फोकस करना शुरू किया। इसमें हुआ ऐसा कि एक बार बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि ये कैसे स्केलेबल हो सकता है, क्योंकि वेडिंग इंडस्ट्री तो सीजनल है, वो मुझे बिल्कुल मालूम था, और मैं बंदा वही काम कर रहा था। और उसमें से इधर ट्रांसफर होना चाइल्ड फोटोग्राफी, और उसमें भी इतना स्केल करना एक चैलेंज तो था ही, मगर उसमें एक आशा की किरण थी कि हम इसको स्केलेबल कर पाए। तो अचानक से एक ख्याल ऐसा है कि डॉक्टर होते हैं, MBBS होते हैं, MD होते हैं, MD के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन रहता है, स्किन स्पेशलिस्ट रहते हैं, हड्डी के डॉक्टर, बोन के डॉक्टर रहते हैं, किडनी के डॉक्टर अलग है, लीवर के अलग है। वैसे फोटोग्राफी के अंदर भी वेडिंग फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, मॉडलिंग फोटोग्राफी, ये सब अलग अलग डिवीजन होने चालू हुए। उसमें से ये डिवीजन हमने चुना कि जिसके अंदर हम इतना ही स्कोप था कि कोई करने वाला नहीं था। वहां से अभी की जर्नी जितना भी हमने किया, उसमें हमने सोचा कि और इससे बेटर कैसे लेके जाए। तभी हमने सोचा कि भाई अगर डॉक्टर किडनी के लिए भी अलग है, लीवर के लिए भी अलग है, तो क्यों ना हम कपड़े के लिए मास्टर जी रखें जो स्पेशल वही काम करे। क्यों ना स्टाइलिस्ट हो, क्यों ना आर्ट डायरेक्टर हो, सेट डिजाइनर हो, क्यों ना फोटोग्राफर भी अलग। एक फोटोग्राफर हर जगह कैसे दौड़ पाएगा? तो हमने हर एक चीज का एक डिपार्टमेंट बनाया, धीरे धीरे करके वो डिपार्टमेंट को बड़ा बनाया, और आज इतनी सारी चीज हमने रखी है कि जो स्टोर में होती है उससे भी ज्यादा कपड़े बच्चे के लिए हमारे पास मिलेंगे।
एक बच्चे का स्टोर होगा, और अगर आप विजिट करो तो उधर जो कपड़े है उससे ज्यादा इतनी चॉइस हमने कस्टमर को दी है। तो ये कस्टमर के लिए बहुत अच्छी चीज है कि उनको जो चाहिए वो भी मिल गया अंडर वन रूफ। नो और चीज उनको देखनी है। एट प्रेजेंट हम लोग मेकअप से लेके जो चाहिए वो सर्विस भी चालू किया है। तो कस्टमर मैटरनिटी के लिए आते हैं तो उनको गाउन तो हमारे मास्टर जी और हमारी टीम प्रोवाइड करती ही है, मगर अभी मेकअप के लिए भी प्रोफेशनल लोग हर ब्रांच में हमने रखना चालू किया है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया आपने, उस टाइम जो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया जैसा कोई टूल नहीं था, या तो टेक्नोलॉजी जैसी चीज नहीं थी। आपको ये कब ख्याल आया कि मुझे टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए इस चीज को स्प्रेड करने के लिए? और आप धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी की मदद से आपने ऑलमोस्ट, मुझे पता है वहां तक आपकी अभी 5 ब्रांचेस रनिंग है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, देन मेरे ख्याल से एमपी में है, अभी दिल्ली नोएडा आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट? और साउथ में भी मेरे ख्याल से आपने कुछ स्टार्ट किया है। आपको ये कब ख्याल है कि मेरे को अक्रॉस द इंडिया ये चीजें लेके जाएगी और इसमें मुझे टेक्नोलॉजी का भी यूसेज करना चाहिए? तो ये आप तो ट्रेडिशनली बिजनेसमैन हो, 35 साल से आप ट्रेडिशनली करते हो, तो ये कब ख्याल है? देखिए, मैंने वो एक चीज महसूस की थी कि पहले के जमाने में भी लोग 5-7 देश के अंदर, कंट्री के अंदर बिजनेस करते थे, मगर फिर भी उनका एक लिमिटेशन था। मगर आज वो बहुत स्पीडी हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से। बॉम्बे में हमने फोटोग्राफी की, मिनट में डेटा सूरत हमारे पास आ जाएगा, एडिट होकर वापस कस्टमर को मिल जाएगी। प्रोसेसिंग टाइम है जो महीने में होता है वो सालों में होता है, वो टाइम इतना रिड्यूस हो गया है टेक्नोलॉजी से। और वो टेक्नोलॉजी ग्रैब करने पे हमें इसमें बूस्ट काफी मिला। ये फ्यूल है जो हमारी कंपनी को ऊपर लेके जाएगा, और दिस इज फ्यूल फॉर रॉकेट। ये स्पेशल फ्यूल है टेक्नोलॉजी, जो हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं। और टूल्स हमारे कैमरे है या फिर लाइट्स है, वो तो बेसिकली डॉक्टर को चाहिए, वैसा हमको भी चाहिए टूल्स। समझ गया। तो ये आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो आपको जो फ्यूल मिला टेक्नोलॉजी से मिला, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको फ्यूल कहाँ से मिलता है? मतलब व्हाट इज द इंस्पिरेशन ऑफ योर्स? देखिए, मैंने कुछ चीज नोटिस की है। दत्तात्रेय भगवान के 100 गुरु है, हर एक में कुछ अलग दिया है। जैसे हमें कभी बीमारी हो गई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे गुरु है, उधर हम सरेंडर हो जाते हैं और तकलीफें उनसे दूर करते हैं। एडवोकेट, हम अपनी लाइफ में जरूरत पड़ी तो उनसे मिलते हैं, तो एडवोकेट बनने के 5 साल बचा लिए, डॉक्टर बनने के 20 साल बचा लिए। हर एक में भगवान ने अलग अलग चीज दी है, हमारी जरूरत के हिसाब से वो चीज मिलती ही है एटमोसफियर से। तो हमें ये काम करने के लिए भी अलग अलग लोग हैं जिनमें कुछ ना कुछ अच्छा है। अगर हम वो चीज को देखें, जाने और जितना समझ पाए तो हम जो है उससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे। थोड़ा और इलाबरेट कर सकते हैं इस चीज को कि लाइक आपने बोल दिया कि भाई 100 गुरु है, तो बिजनेस चलाने के लिए कितने गुरु चाहिए हमको? हमें सबसे पहले कि हमारी नीड जो है वो नीड के अकॉर्डिंग इसमें वो ताकत है कि हमें वो चीज को इस 1 से 100 तक लेके जाए। जैसे समझिए कि एक अकाउंट है, तो अकाउंट के अंदर मेरे को 100 तक पहुंचना है। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर भी 100 तक पहुंचना है। अगर आगे लेके जाए, फोटोग्राफी रिलेटेड कुछ है, क्रिएटिविटी रिलेटेड है, तो उसमें कौन बेस्ट हमें सपोर्ट कर सके, ऐसे है। तो वो टाइम के लिए हमारे वो गुरु है जो हमें वो चीज तक पहुंचाते हैं, और उनकी कहानी या उनका हार्डवर्किंग हमें खुद को हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करता है। सो आपने बात की कि सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, या तो फिर सेल्स है, मार्केटिंग है, या अकाउंटिंग है, वो सारी चीजों में आपने अलग अलग बंदों से कुछ ना कुछ नॉलेज लिया, राइट? सो आपको ऐसी कौन सी डिफिकल्ट चीज लगी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कि आपको सीखना पड़ा? मैंने वो भी सुना है कि आपने बहुत सारी गूगल शीट बना रखी है जिसमें आप पूरा बिजनेस को ट्रैक करते हो, पहले पूरा एसओपी बनाते हो, फिर उसको रन करते हो 1-1.5 महीना, फिर आप सॉफ्टवेयर वाले को बोलते हो कि मुझे इसको सॉफ्टवेयर पे डाल के दे, राइट? तो ये आपको कहाँ से सीखने को मिला और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इसका वैसा है कि एक प्रोफेशनल बंदा यानी फोटोग्राफर होता है या एक डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर जब तक करे तब तक ही उनकी प्रैक्टिस चलती है। सद्भाग्य ये है कि उनको लोगों तक पहुंचना इजी होता है, मगर उससे ज्यादा ये है
कि बैकग्राउंड में प्ले करना, एक बिजनेसमैन होता है जो बैकग्राउंड में प्ले करते हैं, यानी उसकी कंपनी, जैसे अब शीतल फोटो है, आज कोई भी कस्टमर होगा वो शीतल फोटो को जानता है, बैकग्राउंड में मैं हूँ मगर मेरे से ज्यादा वो कंपनी को जानता है, तो मेरे होने या ना होने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। वो सिस्टम से हम डिजाइन करके आगे निकले, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि प्रोफेशनल फील्ड में से कन्वर्ट करके उसको बिजनेस मॉडल के अंदर लाना और बिजनेस मॉडल को सक्सेस मॉडल बनाना, ब्रांचेस करके। ये एक जर्नी है, एक प्रोफेशनल से लेके बिजनेसमैन की। सो आपका कोई ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल है या तो आपका कोई सक्सेस मंत्र है जो आप अगर बताना चाहें? देखिए, हमें पहला ये है कि अपना 100% डेडिकेशन देना बहुत जरूरी है, हमें कर्म करना उतना जरूरी है, और जो मन से किया जाता है तो रिजल्ट मिलता ही है। सो आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, आपने एक फोटोग्राफी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला दिया, और आप जिस हिसाब से कर रहे हो चीजों में, जैसे आपने लोगों को अगर प्री वेडिंग शूट करने हो तो वो भी एक कंसेप्चुलाइज किया है कि भाई एक पिक्सो सिटी करके आपने एक सेट लोकेशन सूरत में ही खड़ा कर दिया है, राइट? तो ये सारी चीजें आपको कब ख्याल आए कि ये चीजें मुझे करनी चाहिए, या तो आपका जो ट्रेडिशनली जो बिजनेस चल रहा था वो भी नहीं चलेगा, आपको कब रियलाइजेशन हुआ कि भाई अभी मेरा बिजनेस जो है वो फेल हो चुका है और अभी मुझे कुछ उसमें पिवोट करना चाहिए, या तो मुझे कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करनी चाहिए? तो ये सब ख्याल आपको कब आए? जब भी फोटोग्राफी फील्ड में डिजिटलाइजेशन हुआ तभी ऑलमोस्ट बहुत ही जल्दी फोटोग्राफर की इनकम गिरने लगी। स्टूडियोज सब जगह बंद हो गए, कम स्टूडियोज थे जो वो चले, मगर 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया, ये फील्ड की हालत हुई थी। मगर उसमें से जो समझ के निकले उन्होंने ग्रोथ किया। तो ये जो सेटबैक आया उससे मैंने ये सोचा कि भाई ऐसी सिचुएशन कुछ भी आए तो ये फील्ड कनेक्टेड या कुछ भी नेबर बिजनेस ऐसा क्या चालू करे कि हम वो ग्रोथ को लेके आगे निकले। तो वो करते करते हमने पिक्सो सिटी डेवलप किया और सेट की दुनिया थी, उससे कुछ काफी चीज मिली जो शीतल के लिए भी बेनिफिट, शीतल फोटो के लिए भी काफी उम्मीदें जगा के रखी और उसके भी फायदा काफी हमने लिया। क्वालिटी, सेट डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर सब वहीं से हमने ढूंढा था और वही हमने शीतल फोटो में हर जगह पे सपोर्टिंग सिस्टम में काम लगे। तो ये जो सिनारियो सिचुएशन हुई उसके बाद मैंने ये बिजनेस जो मेरा था वो मेरा काफी पुराना, एक 20 साल पुराना बंदा था, उसको मैंने हैंड ओवर किया। जब भी इसको वापिस स्टेबिलिटी पे लाया, सेट्स बनाए, ये सब करके उसको एक सर्टेन लेवल पे लाया जो लिक्विड फॉर्म था मेरा घर चलाने का और सबके घर चलाने के लिए। तो जो बंदे को मैंने दिया था वो अच्छा, बहुत पुराना, बहुत नेक और प्यारा लड़का था, मगर क्रिएटिव पर्सन था, वो बिजनेसमैन नहीं था। तो वो कुछ ही लेवल पे क्रिएटिविटी को संभाला, मगर वापिस वो बिजनेस कोलैप्स होने लगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जैसे हर ऑर्गन की 100% वैल्यू है, वैसा एक बिजनेस के अंदर भी हर एक डिपार्टमेंट की उतनी वैल्यू है। तो वो हर एक डिपार्टमेंट संभालने में थोड़ा आगे पीछे हुए, तभी मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में गया। सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा कंस्ट्रक्शन की साइड भी की, उसमें टाइम मैंने देना चालू किया, अच्छा अर्न भी किया, मगर एक तरफ ये मैं आगे निकल रहा था तो दूसरी तरफ ये कंपनियां, ये शीतल फोटो गिर रहा था। तो ये चैलेंजेस के लिए मुझे शीतल फोटो कभी बंद करना सोचा ही नहीं था, या वो कम हो जाए या कंपनी नीचे जाए, वो मेरे लिए बहुत दुख की बात थी। तो वापिस मैंने शीतल फोटो में चालू किया और कंपनी को वापिस उठाया, उसके हर एक एंगल को सही किया, हर एक ऑर्गन को प्रॉपर, हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉपर करना चालू किया। और वही टाइम पे सोचा कि क्यों ना इसको ही स्केल करें, हमें यही फील्ड दुनिया की हर किसी दे सकता है, और वैसे करके हमने ब्रांच बनाना चालू। सो अप्स एंड डाउन्स सब लोगों को आते हैं, राइट? तो आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने अब तक कौन सा ऐसा डिसीजन है जो मतलब आपको बहुत हार्ड लगा था कि मैंने ये डिसीजन लिया एज एन बिजनेस ओनर? लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आते ही है। तो मेरा एक पास्ट ऐसा था कि वो जब भी मैं
अब लैंड का फील्ड, तभी मैंने महाराष्ट्र के अंदर अलीबाग के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें मेरी जिंदगी का सब पैसा मैंने डाला था। कुछ लेवल पे वो सब कॉलअप्स हो गया, किसी के ट्रस्ट के ऊपर ही मैंने किया था, क्योंकि हर चीज बैलेंस नहीं कर पाऊँ, तो वो किसी के ऊपर रख के मैंने वो जिम्मेदारी को लिया था। मगर ये मेरे लिए बहुत वर्स्ट रहा, और वो टाइम बच्चों की फीस के पैसे नहीं थे, और वो टाइम भी भगवान ने निकाला, और ये शीतल फोटो ने निकाला। यानी आज भी मैं शीतल फोटो से इतना ही प्यार करता हूँ कि मेरी हर जरूरत उसने पूरी की। आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, आपने बिजनेस को गिरते हुआ वापस खड़ा किया, तो कोई ऐसी एडवाइस होगी जो आप लोगों को देना चाहेंगे? मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें कभी हारना नहीं चाहिए, खुद से लड़ते रहना है, क्योंकि हमें 80% अपने आप से लड़ना है और 20% दुनिया से लड़ना, सिचुएशन से लड़ना। हम 80% में अगर जीते तो 20% ज्यादा नहीं, और हमें अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए कि सही में जो हम कर रहे हैं वो आगे जाके सही ही होने वाला है रिजल्ट। वो हमें दीवार के पीछे का दिखे वैसे डिसीजंस ले और ऑनेस्टी रखे, तो हमें ज्यादातर कभी प्रॉब्लम आने का कोई चांस ही नहीं है। कई बार क्या होता है, एज एन बिजनेस ओनर हम सोच लेते हैं, हम कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, बट कई बार वो भी उल्टे पड़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लाइक व्हाट विल बी द इंस्पिरेशन फॉर यू, और वहां पर आप कैसे बैकअप बहुत शानदार सर। मेरी जिंदगी में 4 से 5 बार मुझे बहुत बड़े झटके लगे, मगर हर एक झटके से सीखा। वो झटका लाइफ में दोबारा नहीं आने जाने। जब भी ट्रैवल करते हैं, हमारी लाइफ की जर्नी और वैसे जर्नी जो हम गाड़ी में करते हैं, कुछ ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है। ये सक्सेस वापिस हासिल करने का जो टाइमलाइन है रोड मैप के हिसाब से, वो कम कैसे कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा आंसर ये है कि हम ट्रैवल करते हैं बॉम्बे के लिए। पौने 300 किलोमीटर की ड्राइव है और 6-7 घंटे का सफर है। 20 किलोमीटर जाके अगर हमें कोई रुकावट आती है, समझ लीजिए कि पंचर हो गया, ट्रैफिक हो गया, हमारा 1 घंटा उसमें गया और हमें उसको रिकवर करना है, तो हमारी रफ्तार अगर 60 की स्पीड की रखी थी, उसको आगे जाके 80 पे करना है। बस सिंपल, हम अपने मुकाम पे उतने ही घंटे में पहुंच सकते हैं। लाइफ का भी वैसा है कि जो भी हर्डल्स आए उसने हमें सिखाया, तो हमारी रफ्तार जो थी उससे हमने उसको डबल किया, तो वो ग्रोथ हमें जो चाहिए था वो मिला। तो ये सिंपल है कि लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो उसके सॉल्यूशंस वैसे निकलते ही है और हमें अपनी स्पीड बढ़ानी। सो आपको जो सक्सेस मिला, राइट, सो पहले के जमाने में, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years ago, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या थी और अभी के लिए आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? क्या उसमें कुछ बदलाव हुए? वो टाइम पे जो सक्सेस के लिए हम दौड़ते थे वो छोटी छोटी सक्सेस थी। जैसे क्रिकेट खेलते थे वो सक्सेस थी, उसमें जीते तो सक्सेस मिली। लॉन्ग टेनिस खेलते थे तो छोटी छोटी गेम ने हमें वो सिखाया सक्सेस होना। मगर रियल लाइफ की ड्राइव कुछ अलग सी थी, मगर उसकी भी मजे वैसी ही है। बिजनेस के अंदर भी जो अप एंड डाउन है, वो भी हार जीत, ये मेरी वाइफ ने मुझे खास सिखाया कि वही है गेम, और अभी भी वही है गेम। जीतने के लिए प्लेयर भी वही है, मगर अभी एक्सपीरियंस वाला बंदा है जो हर एक चीज से एक्सपीरियंस लेके खेल रहा है। तो गेम वही है, जीत भी वही है, बस हमें इसमें निकलना है। अगर मैं पूछूं कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली अगर आपको डिस्क्राइब करना चाहे, वो क्या 3 वर्ड हो सकते हैं? पहला है हार्डवर्क, दूसरा है ऑनेस्टी, और तीसरा है जोश, जो मुझे वो काम के लिए लेके जाता है। ये 3 सक्सेस के सूत्र है। अभी पहले जब फोटोग्राफी होती थी और अभी जब फोटोग्राफी होती है, तो उसमें अगर मैं इक्विपमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन हुआ है, लाइक क्या टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है कि भाई डिजिटल वाला तो हमने सुन लिया कि जो रोल और फिल्म से हम लोग इसमें चले गए, बट उसके अलावा क्या क्या चीजें नहीं आई है, जैसे ड्रोन्स आए हैं, तो
उससे आपकी इंडस्ट्री को क्या क्या फायदा हुआ है, या तो क्या आप बता सकते हैं कि उसमें क्या बदलाव आया है? देखिए, टेक्नोलॉजी में टूल्स चेंज हुए हैं, अगेन क्रिएटिविटी उधर ही है। तो डिमांड और लाइकिंग या इमोशंस वो क्रिएटिविटी से जुड़े हैं। जो भी टूल्स आए हैं टेक्नोलॉजी से, जैसे फिल्म वाले कैमरे थे, तो आज के जमाने में वो डिजिटल मॉडल आ गए कैमरे, लाइट्स चेंज हो गई, क्रिएशन की वैल्यू है। तो जो टूल्स है वो कुछ चेंज हुए हैं, मगर मेन चीज है हमारे फील्ड में वो है क्रिएटिविटी। अभी टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन की बात करें तो अभी कह रहा मैं एआई बहुत ज्यादा चल रहा है। राइट। सो आपको लगता है कि इन दिनों में एआई जो है, राइट, वो एआई आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा? लाइक अभी आप जो सेटअप बनाते हो और मैं अगर वो वही फोटो अगर एआई को दूं, ठीक है, बीइंग इन अ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, मैं अभी बहुत सारे एआई टूल्स इजाद हो गए कि जिसमें मैं वो फोटो दे दूं और वो बैकग्राउंड करके दे दे, तो आपको लगता है कि वो आपको आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है? अगेन वही चीज इसमें आती है कि मैंने गूगल में भी ये पढ़ा था कि ये कितना इफेक्ट कर सकता है लोगों की जिंदगी में, और उसका भी यही आंसर था कि जो पेशेवर फोटोग्राफर है, एडिटर्स है, उनकी डिमांड जिंदगी में रहने वाली है। जो क्रिएशन रिलेटेड वर्क करते हैं, क्रिएटिव्स है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो जो भी टूल्स आएगा उसको यूज करने के लिए लास्ट में, जैसे फोटोग्राफी में अगर पोज है तो पोज की जगह वो फोटोग्राफर को खुद को ही हैंडल करनी पड़ती है। मगर वापिस एक पड़ाव आया जहां जो पेंटर थे उसकी जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ली। जो मैन्युअल फोटोग्राफर काम करते थे फिल्म की जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ली। वैसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजी की जगह जो है वो एआई लेगा, और उसके साथ में अपडेट होने वाला है, वापिस एक पड़ाव पे जाके नई चैलेंज को लेके आगे बढ़ने वाला है। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आपको लगता है कि एआई टूल से जो फोटोग्राफर्स है उनकी जो स्किल है, राइट, वो बढ़ सकती है, या तो उनको एडवांस चीजें अभी से सीखने को मिल सकती है? जैसे मैंने आपको एक टॉपिक के अंदर बताया कि मेरा पहले फिल्म के जमाने में हम लोग डार्क रूम में काम करते थे 5 घंटा। वो 5 घंटा आज डिजिटल टेक्नोलॉजी में 10% ही हो गया, यानी वही काम 15 मिनट में हो गया, 5 मिनट में हो गया। तो टाइम सेविंग जो हुआ है उसके सामने हमें सेट बनाए, बच्चे के कपड़े बनाए, कुछ नया नया इंडस्ट्री को दिया, तो ये नई क्रिएटिविटी का टाइम मिला। जैसे ये अंदर एंटर होगा तो ह्यूमन का टाइम जिधर वेस्ट होता है उस प्लेसमेंट में वो काम करेंगे। जो मोनोटोनस वर्क है वो जिम्मेदारी ले लेगा, तो बाकी की जिम्मेदारी क्रिएटिविटी की वापिस एक खुल जाएगी, और फोटोग्राफर को बहुत अच्छा टाइम मिलेगा कुछ और सोचने का और आगे बढ़ने का। और बाकी की जो चीजें, लाइक ये तो हो गई कि आपका जो ऑर्डर आया उसके बाद का प्रोसेसिंग का काम हो गया, वो सब चीजें हो गई। तो आप ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करते हो जहां पर बिजनेस को रन करने के लिए, या तो आपको, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कि आपको फोरकास्ट पता चलता है कि भाई 2 महीने बाद इतना बिजनेस होगा, 10 नई ब्रांच चलेगी, या तो इस ब्रांच से ज्यादा फायदा होगा, तो ऐसा कोई टूल आप यूज करते हो? या अगर आप बताना चाहो कि भाई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हो, या तो फिर सेल्स में कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हो? अब मुझे ये जानना है कि करंटली बिफोर यूजिंग एआई, उससे पहले आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो ऐसी कोई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की आप टिप देना चाहोगे जो आपके बिजनेस में आप यूज कर रहे हो, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, अकाउंटिंग के लिए, या तो फिर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए जहां पर डिलीवरीज, कस्टमर सर्विस, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। अगर एक बिजनेस रन करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि बॉडी को रन होने के लिए ऑर्गन्स चाहिए, तो यही सारा बिजनेस के ऑर्गन्स है। तो उसके लिए ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो, या तो कोई ऐसा टूल यूज कर रहे हो, तो अगर आप शेयर करना चाहो तो। 2 चीज है। एक तो फोटोग्राफी को बेहतरीन बनाने के लिए फोटोशॉप है, वैसे ही एक बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए हमने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, सीआरएम है, कस्टमर कैसे हमें लाने हैं, लीड्स काफी होती है, उसको कैसे रन करना है, कैसे बकेट में जाए, तो कुछ और भी सॉफ्टवेयर है जिससे करके वो सब सेल्स पर्सन को सही टाइम पे सही प्लेसमेंट पे जाए। उसका प्रोसेस होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद वो प्रोसेस आगे बढ़े फोटोग्राफर तक, वो कस्टमर कैसे पहुंचे, कस्टमर उधर शूट कराए, उसके बाद उसकी डिलीवरी कैसे जाए,
कुरियर कैसे निकले, और हम ये पहला स्टूडियो होगा जो हर एक कस्टमर को घर पे डिलीवरी देता है। तो ये भी एक हमने वैसा डिजाइन किया है। एवरी डे नाइट को 8:30 बजे अंधेरी, थाने, पुणे, सूरत, हर जगह ब्रांच पे कुरियर्स हो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह में उनको डिलीवरी मिल जाता है। सो इन कुरियर में अभी भी फिजिकल चीजें जाती है या फिर आप पेन ड्राइव भेजते हो? टेक्नोलॉजी वाइज हम सॉफ्ट इमेजेस का लीड जो है कस्टमर को शेयर कर देते हैं, ओके। और कस्टमर की नीड के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री में एल्बम्स और कुछ चीज देते हैं जो एक उनके घर पे बुजुर्ग है तो उनको वो फील भी मिले जो पुराने ख्याल के हैं। नए ख्याल को भी संभाला है और पुराने ख्याल को भी संभाला है। देन वी कैन अंडरस्टैंड कि एक सर्विस बिजनेस जो है वो पीपल ओरिएंटेड या तो पर्सन ओरिएंटेड से प्रोसेस ओरिएंटेड कैसे होता है वो आपने आज ही करके दिखाया है। सो अभी हम थोड़ा फन गेम खेलेंगे जहां मैं रैपिड फायर करूंगा, आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं दूंगा। अभी हम शुरुआत करते हैं रैपिड फायर की। सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? पंजाबी। व्हाट इज योर फेवरेट बुक? रिच डैड पुअर डैड। फेवरेट कैमरा ब्रांड? DSLR, कैनन। फेवरेट सब्जेक्ट टू शूट? चाइल्ड फोटोग्राफी। स्मार्टफोन और प्रोफेशनल कैमरा? स्मार्टफोन। DSLR और मिररलेस कैमरा? DSLR। नेचुरल लाइट और स्टूडियो लाइट? स्टूडियो लाइट। स्टूडियो शूट्स और आउटडोर शूट्स? स्टूडियो शूट। अभी थोड़ा टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप पे बात करते हैं क्योंकि आप ऑलमोस्ट 100 लोगों की टीम हैंडल कर रहे हो और वो भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। जब नया टैलेंट हायर करते हो तो व्हाट आर द थिंग्स एंड क्वालिटीज यू लुक फॉर दैट? आप कौन से क्वालिटीज देखते हो यूजुअली टैलेंट्स में? उनको ये फील्ड से कितना लगाव है, दूसरा कि उनकी तमन्ना कहाँ तक पहुंचनी है। कि हमारा रिक्रूटमेंट अगर फोटोग्राफर के लिए है तो फोटोग्राफी में कस्टमर को जो सर्विस चाहिए, जो 5 घंटा वो कस्टमर जब तक है तब तक उनके पीछे बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है। तो दे आर रेडी फॉर दैट। बच्चे को साथ में रखने के लिए वो खुश है, बच्चे के शूट के लिए वो खुश है। टाइमिंग्स अगर ज़्यादा लगता है क्लाइंट का, क्योंकि बच्चा कभी शूट में रोता है तो हमें 1 घंटा सुला के वापिस शूट करना पड़े, और जाने का टाइम अगर 8 बजे का है तो 10 भी बज सकता है, तो क्या वो रेडी है, तो वो क्या टाइम देना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, ये सब फैक्टर्स जो है हम इसका मत ध्यान देते हैं। सो ये सब आप ध्यान देते हो तो पहले तो आपको लगता है कि कर लेगा, राइट? बट एक बार वो आ गया उसके बाद उसको आप नर्चर कैसे करते हो कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएगी, ये चीजें होगी, और आप उनको एम्पावर कैसे करते हो? क्योंकि कई बार क्या होता है कि डे 1 ज्वाइन कर लिया और बच्चा रह ही नहीं रहा है, एक एग्जांपल है, तो इरिटेट हो जाते हैं लोग, राइट? और उनको लगता है क्या है, कैसे आप एम्पावर करते हो, लाइक यू नो फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर हो गए, दूसरे लोग हो गए, उनको टू वर्क ओवर हियर एंड लाइक वो एक क्रिएटिव फील्ड में? तो हम सबसे पहले जो भी पर्सन कंपनी से जुड़ने के लिए आते हैं तो सबसे पहला उनका ट्रेनिंग फोटोग्राफी रिलेटेड है, उसके कोर्सेज हमने बनाए हैं, और वो कोर्सेज AI तक हमने बना के रखे हैं कि कैसे वो बेस्ट कर सके। करीबन 3 महीने का कोर्स है, 4 कोर्स कंप्लीट करने में। उसके बाद वो ग्राउंड पे प्ले करने के लिए आते हैं, तब तक हम उनको असिस्टेंट फोटोग्राफर समझ के काम कराते हैं। 3 महीने बाद एक क्वालिटी डेवलप होती है, उसके 2 महीने तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं, और 5 महीने बाद वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर कंपनी का बन के आगे बढ़ते हैं। अगर उनमें कोई क्वालिटी अच्छी हमें लगे तो हम उनको और भी पोस्ट बढ़ा के देते हैं, जो हर फोटोग्राफर का ट्रेनर बन के काम करे, या कोई भी क्वेरीज है फोटोग्राफर को वो सॉर्ट करके दे। वहाँ तक की टेक्निकल ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उससे अगर अच्छा लगा तो हम फोटोग्राफर के हेड और उसके ऊपर का जो है वो ऑपरेशन हेड है, जो पूरी सिस्टम को हैंडल करते हैं। बट हर चीज को लुकआउट करना उनकी जिम्मेदारी में है। उनके नीचे ट्रेनर भी रहते हैं, क्रिएटिव हेड भी रहते हैं, सब कोई उसकी टीम के नीचे है जो हर चीज को मैनेज करते हैं। अभी की जो जनरेशन है, राइट, वो कितना मतलब इस फील्ड को चूज करती है? मैंने काफी ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो हॉबी के लिए फोटोग्राफी करते हैं और उनका इंटरेस्ट लेवल भी हाई रहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी काफी लोग करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि इंजीनियरिंग छोड़ के भी फोटोग्राफी फील्ड में आते हैं, वैसे भी लोग देखे हैं। और रिसेंटली बात करूं तो 3 इडियट्स पिक्चर के अंदर आपने देखा होगा
कि बच्चे का इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, तो लास्ट में उसको वहां ही सुकून मिला। तो ये फील्ड के अंदर जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें उसका उतना रिजल्ट निकलता है। इंटरेस्ट होगा तो वो बंदा ये फील्ड में काम करता ही है। तो आपको जैसे बताया कि कोई और पढ़ा लिखा है, कोई और फील्ड का, मैं एक्चुअल में ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम किया है और बीकॉम का लास्ट ईयर भी ड्रॉप किया है मैंने। फिर भी मेरा इंटरेस्ट लेवल इसमें फोटोग्राफी में ज़्यादा था, वही फोटोग्राफी मुझे यहाँ तक पहुँचाई। तो ये शौक के ऊपर है और दिल से करेंगे तो हम अच्छा क्रिएटिविटी दे पाएंगे इंडस्ट्री को। ये फील्ड में काफ़ी लोग आते हैं। और रिसेंटली दूसरा एक एग्जांपल भी मैं बताऊं कि हमें रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करते हैं, उससे भी ज़्यादा सोशल मीडिया से जब भी हम ऐड चलाते हैं अंधेरी, थाने, पुणे या कोई भी ब्रांच, तो वो ऐड से रिक्रूटमेंट की स्पीड जो है इतनी ज़्यादा है, यानी डिमांड इतनी ज़्यादा है जॉब के लिए या उनको ये फील्ड में आने के लिए, तो हमें इतने सालों में कभी बंदे चुनने में कभी तकलीफ ही नहीं आई। तो इसका सही आंसर यही है कि लोग ये फील्ड को लाइक करते हैं। अगर आने वाले 5-10 साल की बात करूं मैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन फोटोग्राफी बिजनेस जो है, राइट, एज एन बिजनेस, क्या फ्यूचर लगता है आपको फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी का? स्किल बढ़ती जाएगी। जिसने एआई का हाथ पकड़ा वो आगे निकल जाएगा, दूसरे जो है वो पीछे जाएंगे, जगह नए लोग लेंगे और फिल्म तो वैसे ही बनती जाएगी जो बनती आई है, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर 4K तक पहुंचे हैं, बस वैसे ही दुनिया आगे बढ़ती जाए। सो व्हाट इज द बिगेस्ट गोल और माइलस्टोन यू वांटेड टू अचीव इन नेक्स्ट 5 years? मुझे 5 साल के अंदर 15 से 17 ब्रांच करनी है और 7 साल के अंदर मुझे 30 ब्रांच करनी है इंडिया के अंदर। What are your hobbies outside of business and what that one thing you love to do? फैमिली के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, सॉन्ग सुनने अच्छे लगते हैं और फैमिली के साथ घूमना भी अच्छा लगता है, फ्रेंड के साथ घूमना भी अच्छा लगता है। और है ना, मैंने एक बात सुनी थी कि भाई एक फैमिली है जिनके शायद अभी ग्रैंडसन का भी आप वेडिंग शूट कर रहे हो, तो Right. ये लेगेसी चली आती है कस्टमर की कि क्या है? राइट। और मेरे ख्याल से ऐसी भी बात है कि जहाँ पर आप अपना जो कस्टमर है उसको रिपीट रेट में ऐसे खींचते हो कि जैसे मैटरनिटी हो गया, उसके बाद न्यू बॉर्न हुआ, उसके बाद टोडलर हुआ, फिर लाइक दूसरा बच्चा हुआ, तो वो कंटिन्यूटी रहती है। इसमें इसके 2 आंसर है। पहला ये कि वेडिंग इंडस्ट्री में जब ही था, जिनका एज मेरे जितना था और मैंने उनका शूट किया, उनको बहुत पसंद आया और वो वहां से अभी तक मेरे कस्टमर रहे। उनकी बच्ची 22 साल की हुई और उसकी शादी के लिए वापस उनको वही दिन याद आए, तो उनका इतना मन था कि वो बोले कि नहीं, आपको ही आना है और आपको इवेंट एंजॉय भी करना है और जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हम आपके साथ वापस ये काम करेंगे और वही पुराने दिन दोहराएंगे। खुशी भी एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मैं कस्टमर का काम जब भी करता हूँ या जितना भी किया है, पहला पूरा लगन पूरे मन से मैं करता हूँ, तो उसमें मुझे कभी थकान नहीं लगी है और वो कस्टमर बेहद हैप्पी होते हैं। समहाउ कोई रीजन से सिस्टम पे मैंने कंपनी को रखा, कोई एम्प्लॉय ने कस्टमर का काम किया और उसके अंदर कोई कस्टमर को वो सर्विस या क्वालिटी नहीं मिली, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है। हम चाहते हैं कि लाख लोग आए, लाखों खुश रहे। हो सकता है उसमें कुछ कस्टमर नाराज भी हो या कोई गलती हमारी हुई हो। वैसे कस्टमर जो दुखी हुए हैं, जो शीतल कभी जिंदगी में न चाहते हुए, एक मौका ऐसा आ जाता है कि हमसे बात करें कि हमें आपके स्टूडियो में नेक्स्ट टाइम शूट नहीं कराना, वो कस्टमर मैंने कैटर किए ऐसे, और वो कस्टमर को हमने इतना हैप्पी करके भेजा कि मेरी बच्ची की शादी के अंदर वो कस्टमर होंगे जो तकलीफ के बाद मेरे हाथ में लगे। तो मैं अपनी टीम को यही समझाता हूँ कि कस्टमर केयर डिपार्टमेंट इतना एक्टिव होना चाहिए कि इन केस कोई कस्टमर की तकलीफ आती है या उनको कोई सर्विस या कोई क्वालिटी अच्छी न भी लगे, तो हमें कोई क्वेश्चंस नहीं करना है। कस्टमर इज गॉड, हमें दूसरा प्रोडक्ट उनको देना है और उनको खुश रखना। सो राजेश भाई, हमने देखा कि आपने बिजनेस के हर पड़ाव पे, हर अप्स एंड डाउन पे आपने एक सिस्टम को सेट किया, वो सिस्टम को सेट करके आप चलते रहे, आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया। ऐसी कौन सी चीज हुई
जो ऑर्डिनरी बिजनेस ओनर्स है जो इस इंडस्ट्री में है, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में, उन्होंने नहीं किया और आपने वो कुछ बियॉन्ड जाके ऐसा कुछ रिस्क लिया जिससे आपको इस तरीके की सक्सेस मिली? बहुत काफी चेंजेस किए। जैसे समझ लीजिए कि हमने ह्यूमन का काम मशीन को दिया, सिस्टम को दिया, सॉफ्टवेयर को दिया, मगर हमने ह्यूमन कम नहीं किए। हमने रोजी रोटी को बढ़ाया, जो थे उससे टीम भी बढ़ाई, उनको संभाला और आगे भी लेके गए। एग्जाम्पल के तौर पे लीड लाना, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट खड़ा किया, कस्टमर हमारे तक पहुंचे, वो करने के बाद उसको कैटर करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए। इंसान उधर बचे तो हमने उसको प्रोसेसिंग के हेड बनाए, ये प्रोसेस को आप ऊपर से वॉच कीजिए। वापिस टीम को, सिस्टम को आगे लेके गए, वो फनल में जाता है, मैनी चैट और सॉफ्टवेयर जो भी है वो लीड को हैंडल करते हैं। वो लीड जैसे लोगों तक जितने सेल्स पर्सन के पास जाती है तो फिल्टर होके जाती है। जो कस्टमर सही में वो चाहते हैं वही कस्टमर कैटर करते हैं। उस सिस्टम के लिए वो पड़ाव पे हमने ह्यूमन रखे, तो जो टीम थी उसको संभाला, मगर वो सब को हमने स्केलेबिलिटी पे लेके गए। उधर से आगे गया, सेल्स कंप्लीट हुआ, फोटोग्राफी हुई, तो वो टीम को हमने तैयार किया और उसमें स्केलेबिलिटी लाई, जो हमने सिस्टम से हर चीज को फैलाया। शूट अगर किसी डन भी होता है तो हर ब्रांच में पता चल जाता है कि ये ब्रांच में ये कस्टमर आएंगे, इनका ये नंबर है, इनका ये टाइम है, बीवी का नाम ये है, इतने बजे शूट है, और पूरा प्लानिंग हो जाता है। उससे अगले दिन हम कॉल भी करते हैं क्लाइंट को कि कुछ भी तकलीफ हो या है, आगे पीछे भी टाइम होता है, तो उसके लिए भी सिस्टम डिजाइन की। प्रोसेस आगे होते हुए शूट कंप्लीट होता है, तब तक हमने किया। तो उसके बाद अच्छे से प्यार से कस्टमर को बाई करते हैं टीम। वो होने के बाद वो कस्टमर का डेटा वापिस हमारे सिस्टम में जाके एडिटर्स के पास जाता है। एडिटर्स की टीम भी बड़ी है, तो वो एडिट करते हैं चीज को और प्रॉपर कस्टमर से कंफर्म करा के एसआरडी डिपार्टमेंट कुरियर के लिए रवाना करते हैं और कुरियर होके कस्टमर के पास जाता है। तो ये जो पूरा चेन है इसका, और हर एक में बहुत डिटेलिंग है, तो उतनी डिटेलिंग के लिए हमें बहुत टाइम देना पड़ा है। और लोगों से इसलिए अलग है कि जितने इंडस्ट्री में कर रहे हैं उनको यहाँ तक पहुंचना और ये सोचने के लिए उनको एक एक पहलू को समझना पड़े, तो वो उनके लिए थोड़ी चैलेंजेस होती है, क्योंकि उनको दिन शुरू होता है और खत्म होता है। प्रोफेशनल बंदा सूट में ही रहता है। जो मैंने आगे बताया कि एक प्रोफेशनल बंदे से एक बिजनेसमैन, और प्रोफेशनल बंदे कैसे डेवलप करना है, जो उसकी सिस्टम है वो हमने डिजाइन की, ट्रेनिंग कोर्सेज बनाए। तो ये जो ए से लेके जेड तक जो हमने सिस्टम बनाई, वो ए को बनाने के पीछे भी हमने काफी टाइम दिया है, जेड को बनाने तक हमें काफी टाइम दिया है। ये जो पूरी प्रोसेस है वही मेन काम हमारा रहता है, बाकी सब ऑटो मोड पे चलता है। ऑटो मोड पे यानी जो भी कस्टमर आते हैं उनका एक यूनिक नंबर रहता है, आइडेंटिटी नंबर रहता है। जो प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है ए से जेड तक, वही नंबर पे वो कस्टमर का सर्विस आगे बढ़ता जाता है। और वो नंबर के अंदर कोई भी ग्लिच आता है तो हमारे सिस्टम हेड को मालूम पड़ता है, और वो ग्लिच अगर टिकट रेस से सॉल्व नहीं होता है तो वो हमारे तक पहुंचता है ऊपर, इसकी ऊपर की अथॉरिटी तक, तो सिस्टम ऑटो वैसे चलाता है। समझ गया। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि भाई ये वाले सिस्टम सब बना के दूसरों से हम अलग साबित हो गए और इस बिजनेस को हम ऐसे स्केल कर पाएंगे? इसका एक अच्छा आंसर ये है कि हम सिस्टम में रह के सिस्टम के बाहर चले जाते हैं, सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को ऊपर से संभालते हैं, जिसे करके हमें जितना स्केल करना है वो कर भी पाए और हमारी जिम्मेदारी सिस्टम ले लेता है। मेरी जितनी भी लाइफ के मैक्सिमम ईयर्स मोनोटोनस वर्क में गए, तो वो एक उसमें ये ख्याल है कि जिंदगी अगर एक ही काम करने में गुजर जाएगी, हमें हर रोज कुछ नया करना है, डेली एक चीज नई होनी चाहिए, बदलाव जरूरी है। वो जब भी बदलाव महसूस किया तो ग्रोथ जो 25 साल का था वो 5 साल में कंप्लीट कर लिया, उससे 10 गुनी स्पीड बढ़ा के आगे निकले। सो थैंक यू राजेश भाई, आपकी बिजनेस जर्नी और बिजनेस के इंसाइट्स शेयर करने के लिए। होप किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक फोटोग्राफी इंडस्ट्री में एक फोटोग्राफर एक टेक्नोलॉजी एंड टूल की मदद से इतना आगे निकल जाएगा, और इंडिया में एक विजन देख रहा है कि अगले 10 साल में 30 ब्रांच करेंगे, और अभी ऑलरेडी 7 ब्रांच पे खड़े हैं, जहां पर दिल्ली नोएडा से लेके
पुणे बॉम्बे से लेके सारी चीजें, और डेली के मेरे ख्याल से मैक्सिमम शूट भी कर रहे हैं जो वर्ल्ड में कोई नहीं हो रहा है ऐसे फोटोग्राफी के। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू Thank एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट। सो होप इनकी जो ब्लूप्रिंट की जर्नी है जिसमें इन्होंने साबित किया कि कुछ अलग हो सकता है, सबको पसंद आएगा। और थैंक यू अगेन।